बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फाइनेंस हमारा चल रहा है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह एनवीटी का पोर्शन, मेजर एनवीटी का पोर्शन हमने कवर किया। उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखे, और लास्ट जो टेस्ट आपने ऑर्डिनरी एनवीटी का दिया, उसको देखकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह अब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से ऑब्वियसली ऑनलाइन आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो आपके फीडबैक से देखकर मुझे अंदाज़ा होता है कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या काम करने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे एक बड़ा अच्छा काम करते हैं, समटाइम वो समझते हैं कि शायद ग्रुप में ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो वो मुझे इंडिविजुअली ग्रुप में जो मेरा नंबर चल रहा है उसी पे मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ तमाम चीज़ों का जवाब आपको दे सकूँ, या जिन चीज़ों का जवाब उस वक़्त है उसका मैं आंसर दे दूँ। लेकिन बहरहाल हो सकता है बाज़ दफ़ा मुझे कोई मैसेज आपका ऐसे लग रहा हो कि यार अच्छा अभी इसका आंसर अगले लेक्चर में खुद ही आ जाएगा। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप मेरे साथ अटैच हैं। हम एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचने पर आपको हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। हम ये टीचिंग का काम एक शौक़ से, एक पैशन से करते हैं। हमारा एक शौक़ है, पैशन है ये, जिसकी वजह से इस प्रोफेशन में हैं। अल्लाह ने हमारे से ये काम लेना है, तो आपको हर तरह की सपोर्ट हर वक्त अवेलेबल है। लेकिन सम टाइम बच्चे ये समझने से कासिर हो जाते हैं कि टीचर एक है और उसके साथ 200-300 बच्चा अटैच हो गया एक सब्जेक्ट में। तो सम टाइम बच्चा शायद फील करता है कि हो मुझे जवाब नहीं आया। नहीं, आपको आंसर भी आ रहे होंगे और कहीं आपका थोड़ा सब्र भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह मेरे जहन में बेतहाशा चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से मैं आपको असिस्ट करूँगा, हर तरह से आपको असिस्ट करूँगा। आने वाले दिनों में आपको उसका और शिद्दत से एहसास होगा, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, एनवीटी हमने पढ़ी। एनवीटी के अंदर हमने बात की जी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनवीटीज। पेमेंट की बुनियाद पर, पेमेंट के स्टार्ट होने की बुनियाद पर हमने एनवीटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया: ऑर्डिनरी एनवीटी, एनवीटी ड्यू एंड डिफर्ड एनवीटी। ओके, जब हमने ऑर्डिनरी एनवीटी की बात की, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसका टेस्ट भी दे दिया, फिर एनवीटी ड्यू की बात हुई, फिर डेफर्ड की बात हुई। ये सारी गुफ्तगू हो रही है फर्स्ट रेंटल के स्टार्ट होने की बुनियाद पर। बाज़ जगह कुछ किताबों में इन सब के साथ एक लफ्ज़ ऐड कर देते हैं, सिंपल। सिंपल ऑर्डिनरी एनवीटी, सिंपल एनवीटी ड्यू, सिंपल डेफर्ड एनवीटी। ये लफ्ज़ सिंपल ऐड हो जाता है इसके साथ। चले ना भी ऐड हो, ना लिखा हो, तो इसका मतलब सिंपल ही है। या बाद दफ़ा हम क्या करते हैं, हम आगे चलेंगे, एक लेक्चर में आपसे जिक्र करेंगे। मैं बार बार वैसे इसका जिक्र करता रहा आपसे कि जहाँ पर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी और पेमेंट फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है उसको हम ऑर्डिनरी सिंपल, उसके लिए लफ्ज़ सिंपल यूज़ कर रहे हैं। यानी आप पेमेंट मंथली दे रहे हैं, बैंक भी कंपाउंडिंग मंथली दे रहा है। आप पेमेंट क्वार्टरली दे रहे हैं, बैंक भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली दे रहा है। आप पेमेंट सेमी एनुअली दे रहे हैं, बैंक भी सेमी एनुअली कंपाउंड। These all are simple एनवीटी। और अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाए तो इसको हम आगे चल के एक लेक्चर आएगा जिसमें कहेंगे जर्नल एनवीटी। अच्छा जी, एनवीटी की 3 शराइत थी: इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम का मतलब था पता चले एनवीटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगी। एनवीटी क्या स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज क्लियरली नोन। तो हमने कहा ओके, ये क्या है, एनवीटीज हैं। अगर मैं इसमें से तीसरी कंडीशन को ख़त्म कर दूं, मैं क्या कह रहा हूं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज क्लियरली नोन। अगर इस कंडीशन का हाफ हिस्सा हम ख़त्म कर दें, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्टार्टिंग इज क्लियरली नोन बट देर इज नो एंडिंग, तो इसके लिए लफ्ज़ हम एनवीटी की बजाय परपेचुइटी बोलना शुरू कर देते हैं। ज़रा देखिए जी क्या कह रहा हूँ। परपेचुइटी में किसको कह रहा हूँ? परपेचुइटी हम कह रहे हैं, परपेचुइटी इज एन एनवीटी, ये एनवीटी ही है इन विच इक्वल पीरियोडिक पेमेंट बिगेन्स ऑन अ फिक्स्ड डेट and continue
इनडेफिनेटली। स्टार्ट तो हो गई, लेकिन फिर ये कहां तक चलती हैं? हमेशा के लिए चलती रहती, इनडेफिनेटली चलती जाती हैं। दिस इज कॉल्ड एन्विटी ड्यू, सॉरी परपेचुइटी, कंटिन्यू इनडेफिनेटली, परमानेंटली चल पड़ी। इसका मतलब एन्विटी में क्या होता था? एक एन्विटी आपने पढ़ी थी 1 2 लेट्स अज्यूम 5, 1 से शुरू हो रही थी, आपने कहा ऑर्डिनरी है। एक हमने कहा जी 0 to 4, आपने कहा सर ड्यू है। मैंने कहा जी 5 to 10 लेट्स अज्यूम, आपने कहा सर डेफर्ड है। इन तमाम में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग भी डिफाइंड है, एंड भी डिफाइंड है। स्टार्टिंग एंड क्लियरली डिफाइंड। अब जरा देखिए, मैं कहता हूं एक एन्विटी शुरू हुई 1 से, लेकिन फिर ये हमेशा चलेगी, इन्फिनिटी, हमेशा, दायमी। या 0 से शुरू हुई लेकिन चलेगी हमेशा, या 5 से शुरू हुई चलेगी हमेशा। एंड नहीं है, नो एंड। ऐसी एन्विटी जिसका कोई एंड ना हो, उसके लिए हमने एक नया नाम सोचकर रख दिया, परपेचुइटी। वैसे भी परपेचुइटी ये लफ्ज निकला परपेचुअल से। परपेचुअल का मतलब होता है फॉर एवर, दायमी, हमेशा। कभी फिजिक्स में आपने परपेचुअल मोशन पढ़ा था, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमेशा के लिए फिर मोशन में ही रहेगा। जैसे हम स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो फिर वो परमानेंट मोशन में आ जाता है, हमेशा ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपने गिर्द मूव करती रहती है। वहीं से निकला परपेचुइटी, हमेशा, दायमी। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। वो कह रहा है कि परपेचुइटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? जरा सोचिए। हाँ, आपको सोचना चाहिए, शाबाश। क्यों नहीं कैलकुलेट हो पाएगी? वैसे बाय द वे, क्या हमें कैलकुलेशन नहीं आती? नहीं, हमें कैलकुलेशन आती है, लेकिन इसलिए नहीं हो पाएगी कि फ्यूचर वैल्यू तो कहते थे हम, जहां रेंटल खत्म होंगे उस जगह पर वैल्यू। इसका तो रेंटल ही खत्म नहीं होगा, ये तो फॉरएवर चलेगा, हमेशा चलेगा। तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। जब एंड नहीं है तो हम इसकी फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाउएवर वी कैन कैलकुलेट इट्स प्रेजेंट वैल्यू। आपको तो खुश होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज आधा काम तो खत्म हो गया। 2 ही काम सीख रहे हैं ना मेन, फ्यूचर वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो एन्विटी, परपेचुइटी की कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं होती। किस नतीजे पर पहुंचे? परपेचुइटी की कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं होती। ओके, अब वही ऑर्डिनरी परपेचुइटी, परपेचुइटी ड्यू, परपेचुइटी डेफर्ड परपेचुइटी। अच्छा जी, ऑर्डिनरी परपेचुइटी क्या जी? जो 1 से शुरू हो, इन्फिनिटी तक जाए। ड्यू का मतलब है जो आज शुरू हो और हमेशा चले। और डेफर्ड का मतलब है 1 and 0 के अलावा कहीं n से शुरू हो और फिर हमेशा चलती रहे। आपने कोई स्कॉलरशिप विन की, तो कहते हैं जी आपको हर महीने 5000 रुपीज मिलेंगे। जी कब तक मिलेंगे? अगर वो कहते जी अगले 5 साल, तो ये एन्विटी बन गई। फिर आप पूछेंगे सर पहली पेमेंट कब मिलेगी? वो कहते हैं जनाब आज ही मिलेगी, अभी लें पैसे। तो ये एन्विटी ड्यू बन गई। और अगर वो आपको कहे कि नहीं पैसे तो आपको आज ही मिलेंगे, लेकिन अब हमेशा मिलते रहेंगे, तो ये परपेचुइटी बन गई। ठीक होगी ना बात? ओके। मसलन देखिए जी जरा, मैं प्रेजेंट वैल्यू, ये देखिए मैंने क्या किया, 2020, 21, 22, 23, और फिर मैंने कहा ये अब हमेशा चल रहा है। कहां तक? इन्फिनिटी तक। एन क्या हो गया? इन्फिनिटी तक चल रहा है, अप टू इन्फिनिटी हो गया, हमेशा, दायमी, परमानेंट, फॉर एवर। बाद दफा होता है ना, आपको एक काम करना चाहते हैं, आपको एक नेकी का काम करना चाहते हैं। आपने कहा यार मैं किसी इदारे में एक अमाउंट देता हूं हर महीने, मैं चाहता हूं यार ये हमेशा ही चलती रहे, परमानेंट, फॉर एवर। इसी कॉन्सेप्ट को मैं भी आगे डिस्कस करूंगा।
हम जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे तो हमने कहा था प्रेजेंट वैल्यू दो तरह से निकलती है। एक इंडिविजुअल फॉर्मूलाज थे ना हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकालने के, क्या जी, हर फिगर को इंडिविजुअली पिक करके कहाँ ले आए, 0 पर ले आए। अच्छा जी, फर्ज किया 5000 5000 5000 5 टिल इन्फिनिटी चलेगा। तो वापस इंडिविजुअल डिस्काउंटिंग की टेक्निक क्या कह रही थी, 1 + r⁻n। इससे हम पहली फिगर को r⁻n, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, टिल इन्फिनिटी सारी फिगर को अगर हम उठाकर यहाँ ले आए तो ये जो अमाउंट बनेगी ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर ये एन्विटी होती है नहीं, अब इसका नाम एक हमने इसको है तो ये टाइप ऑफ एन्विटी, लेकिन हमने इसको एक नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया जी, परपेचुइटी। अगर ये एन्विटी होती तो हमने ये फार्मूला लगाना था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू r इंटू 1 + r⁻n/rp। अगर आप गौर करें, इसी में n पुट करें, n क्या है हमारा, नेगेटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी से डिवाइड, तो ये फैक्टर तो फिर 0 हो जाएगा ना इफेक्टिवली। तो बेसिकली वैसे तो आप ना भी करें, वैसे ही समझ लें। तो क्या हुआ जी, हमने परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला r की बजाय, क्योंकि r हम एन्विटी में यूज कर रहे थे, हमने इसको p लिखना शुरू कर दिया। हालांकि ये वही है, अगर ये एन्विटी होती तो हम इसे r बोल रहे होते, परपेचुइटी हो गई है तो अभी हम इसको p बोल रहे हैं। वैसे r भी बोल दें तो किसी को कोई एतराज नहीं। r/rp या p/rp इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ परपेचुइटी। और आसान हो गया रेंटल। अब हम इसके रेंटल को परपेचुइटी बोल रहे हैं, परपेचुइटी डिवाइडेड बाय rp, और rp क्या आपको पता है, पीरियोडिक रेट है। वही काम हो गया। तो कोई बड़ी अलग से कोई नई चीज, कोई नई साइंस इजाद नहीं कर रहे हैं, वही कुछ हो रहा है, बल्कि आसान हो गया है। अच्छा, परपेचुइटी में से एग्जाम में ज्यादा सवाल आ जाते हैं, तो बच्चा कह रहा था सर परपेचुइटी नहीं समझे। परपेचुइटी तो उल्टा एन्विटी से भी ज्यादा इजी है। अच्छा जी, चलें, कैसे पता चलेगा, आपको पता है ना, वहां भी एक इशू था ऑर्डिनरी एन्विटी के अंदर। मैंने नोट्स डिस्कशन में आपके साथ ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस की है। जिन बच्चों ने वो भी लेक्चर नहीं देखे हैं नोट्स डिस्कशन वाले, पहले अपने नोट्स को डाउनलोड कर लें, प्रिंट ले लें, फिर उससे पढ़ना शुरू करें, फिर उससे देखना शुरू करें कि क्या हो रहा है, कैसे आपने उसको लेकर चलना है, ठीक है ना। When we assume that perpetuity is ordinary perpetuity, 3 बातों से हमें पता चल सकता है कि ये ordinary है। नंबर 1, इसको हम assumption 1 बोल रहे थे, if it is clearly stated that first rental start at the end of period 1, पहला रेंटल पीरियड 1, जैसे राजा इन्वेस्टेड 2000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन परपेचुइटी। यहां से पता चला इन परपेचुइटी का मतलब है वो 2000 इन्वेस्ट कर रहा है हमेशा के लिए, लेकिन आगे कॉमा लग के लिखा हुआ है स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1। पहली पेमेंट कब देगा, एंड ऑफ ईयर 1। तो बस हमें पता चल गया ये कौन सी है, ऑर्डिनरी परपेचुइटी। ये वही वाली एजम्पशन है, एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट की हुई है मैंने। सेकंड एजम्पशन, if it is stated that rental are paid at the end of the period, nothing is mentioned about the first rental। यानी ये जो हाईलाइटेड एरिया हाईलाइट करके बताया था, ये ना बताया, ये बता दिया कि एंड पर हो रहा है। जैसे राजा इन्वेस्टेड ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन परपेचुइटी। पहली पेमेंट कब हुई, बस हमने अज्यूम कर लिया 1 पर हुई, ये ऑर्डिनरी एन्विटी वाली। और तीसरी, नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द टाइमिंग ऑफ रेंटल। राजा इन्वेस्टेड 2000 एवरी ईयर इन परपेचुइटी, ना एंड बताया ना स्टार्ट बताया। ऑर्डिनरी का तकाजा है कि हम इसको भी ऑर्डिनरी अज्यूम कर रहे हैं। अब ये बातें आपको नई नहीं लगनी है। अगर आपने ऑर्डिनरी एन्विटी के नोट्स पढ़े हैं, उसके डिस्कशन वाला 20 मिनट्स के मैंने आपके साथ 3 लेक्चर शेयर किए कि ताकि आप एक 1 गो में, मुझे पता है मेरे बच्चे जो हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, चलो 20 मिनट मैंने पढ़ा दिया तो 20 मिनट अगर आपने भी अगले पढ़ लिया 40 मिनट, तो 1 घंटे की जो सीटिंग मैं कहता हूँ ये एक दफ़ा में पूरी हो जाएगी। वरना मैं उस सारे को भी 1 गो में रिकॉर्ड कर सकता था, मैंने नहीं किया। मैंने आपकी जो साइकी है, आपकी जो सहूलत है, उसके मुताबिक बहुत सारा काम किया हुआ। अच्छा जी, चलें, खैर
When we assume that perpetuity is perpetuity due का कैसे पता चलेगा? दो assumption, assumption 1, assumption 2. One क्या है जी? It is clearly stated that first renters start at the start of period 1. Raja invested 2000 at the start of every year in perpetuity, starting at the start of year 1. Highlighted area. Due. Yeah. It is stated that rental are paid at start. लेकिन क्लियरली ना बताया जाए कि 1 से स्टार्ट के 2 के स्टार्ट. राजा इन्वेस्टेड 2000 एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर इन परपेचुइटी इनटू एन इन्वेस्टमेंट फंड. ये भी वही दो एजम्पशन एग्जैक्टली रेप्लिकेट मैंने किए. ऑलरेडी हम ये काम कर रहे हैं. फाइनेंस बड़ा इंटरलिंक किस्म का कॉन्सेप्ट है. इसको 1 बाय 1 आपने लेकर चलना है. इसको बड़ा क्लैरिटी के साथ आपने पढ़ना है. कहीं मिस हो गया पुराने लेक्चर्स पर वापस चले जाइए. कहीं मिस हो गया पुराने लेक्चर्स पर वापस जाइए. वहां से जाकर इसको अच्छी तरह देखिए. ओके. नाउ फार्मूलाज ये भी हमने ड्राइव किया था. ऑर्डिनरी एनविटी 1 टू इंफिनिटी. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू परपेचुइटी ओवर आरपी. ड्यू, अब बहुत सारी लॉजिक वही एज इट इज. ड्यू में आपको पता है ना, हम एक वो रेड फैक्टर ऐड करते थे. ये वही वाला रेड फैक्टर आ गया 1 प्लस आर. डेफर्ड किसी एन से शुरू होके इंफिनिटी तक जाएगा. डेफर्ड तो क्या करूं? वही माइनस डी वाला फैक्टर. एग्जैक्टली 100% सेम. बाहर वाला फार्मूला ये आ गया और वो फैक्टर उन्हीं लॉजिक से आ रहा है. बिल्कुल उन्हीं लॉजिक से आ रहा है. एग्जैक्टली वो जो मैजिकल फार्मूला करता था. जब हम ये फार्मूला लगाते थे ऑर्डिनरी एनविटी में, हम कहते थे ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करता बल्कि वैल्यू 1 रेंटल बिफोर. यहां भी सेम वही बात है. वो तो क्योंकि यहां खड़े हम 1 पर थे तो 1 रेंटल बिफोर हम T0 पर पहुंच गए. यहां 1 रेंटल बिफोर हम T-1 पर पहुंच गए. तो आगे आने के लिए हमें प्लस से आना पड़ा. यहां अगर ये T7 to 20 था तो जब हमने फॉर्मूला लगाया तो T6 पर पहुंचे. अब यहां से वापस आना है तो इसीलिए नेगेटिव साइन के साथ. ये सारी बातें ऑलरेडी हम सेटल कर चुके हैं. और अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो रेलिवेंट एनविटी में जाके कॉन्सेप्ट लीजिए. अगर यहां कहीं कंफ्यूजन आ रही है कि ये क्या कह रहे हैं सर, तो ऑर्डिनरी एनविटी में वापस जाइए. अगर यहां कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये सर क्या कह रहे हैं, मैंने तो बात नहीं सुनी, तो एनविटी ड्यू में जाइए. ये वाली बात नहीं समझ आ रही तो डिलेड में जाइए. सोर्स इसका वहीं पड़ा हुआ है. उन्हीं नोट्स के अंदर आपके पास सोर्स पड़ा हुआ है. तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने क्या करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उसके जरिए से आप आगे चल रहे हो. ठीक है ना. तो अब आपने बड़े हो जाना ना, तो बड़ा होकर आपने जरा अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में लाना है, सीखना है, चीज़ों को देखना है. ये सारा काम आपने लेकर चलना. तो ये 3 सादा फार्मूलाज आगे जी. कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी बहस है कोई नहीं इसमें. ओके नाउ जी अब मैं क्वेश्चन करता हूं. अच्छा चलिए मैं पहले इससे ना एक कॉन्सेप्ट देता हूं. यार परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है. अच्छा फाइनेंस में मैंने आपको मना किया था कि अभी फिलहाल हमने हलाल और हराम की बहस यहां नहीं छेड़नी. लेकिन आपको पता है ना, हर काम को करने के 2 तरीके हो सकते हैं. जितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं ये शरिया कंप्लाइंस भी तो हो सकते हैं ना. परपेचुइटी क्या करती है? परपेचुइटी हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट देती है. जैसे मैं आपसे कहता हूं कि फर्ज करें आप कोई किसी एक दीनी इदारे की कोई मदद कर रहे थे, कोई एक नेक काम आप कर रहे थे. आप चाहते हो यार ये नेक काम मेरा ना हमेशा ही चलता रहे, जिसे हमारे रिलीजन में कहते हैं ना सदका जारिया, हमेशा ही मुझे इसका सवाब आता रहे. फर्ज करें मैं किसी एक इदारे में कोई एक अमाउंट डोनेट करता हूं. मैं चाहता हूं यार काश ये अमाउंट ना मेरे बाद भी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं उसके बाद भी ये अमाउंट उनको पहुंचती रहे. परपेचुइटी इसका रास्ता दिखाती है. परपेचुइटी कहती है यार अच्छा आप ऐसा करें, आज एक अमाउंट मसलन आप 20,000 किसी इदारे को देते हैं, तो परपेचुइटी आपको बताती है कि यार आप ऐसा करें, आज ही लमसम किसी बैंक में उस इदारे का एक अकाउंट खुलवा दें और कितनी अमाउंट मैं रख दूं, जरा गौर करें, कितनी अमाउंट मैं उस बैंक में आज रख दूं कि वो बैंक वाला कयामत तक उस इदारे को 20,000 देता रहे.
इसकी प्रेजेंट वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम परपेचुइटी बोल रहे हैं। आज मैं कितने पैसे रख दूं कि फॉरएवर परपेचुइटी तक वो इदारा वो पैसे देता चला जाए। तो अगर कहीं ये चीज मालूम करनी हो तो सिंपली आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैलकुलेट करनी है। जरा देखिए, मैं रीड करता हूं। अ कॉलेज वांट टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ परपेचुअल स्कॉलरशिप, परपेचुअल ऑफ ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ। एक इदारा स्टूडेंट को 10,000 रुपया पर क्वार्टर देना चाहता है, लेकिन कब? हमेशा तक के लिए। हाउ लार्ज शुड इट्स एंडोवमेंट फंड, एंडोवमेंट फंड, एक सिंकिंग फंड का लफ्ज आया था, एक ये दूसरा एंडोवमेंट फंड का लफ्ज आ गया। इसके ऊपर भी बाद में मैं थोड़ी डिटेल करूंगा शेयर आपसे। अभी फिलहाल हमने इसे एज अ लफ्ज पढ़ा। इफ मनी ग्रोज 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, सबसे पहला काम एन्युटी कहां से स्टार्ट हो रही है, तवज्जो करेंगे। वही स्टेप 1 हमने कहा था ना, 3 स्टेप हैं कैलकुलेट करने के। स्टेप 1, एन्युटी कब शुरू होगी, कहां लिखा है पहला रेंटल कब आएगा? जरा तवज्जो से देखें इसके ऊपर, कहां लिखा है कि फर्स्ट रेंटल कब आएगा? जी पढ़िए। नहीं, ये तो लिखा है कि एंड पर मिलेगा, लेकिन ये तो नहीं लिखा कि पहला कब होगा। इसका मतलब है सेकंड वाली एजम्पशन हमारे काम आई है। सेकंड वाली एजम्पशन हमारे काम आई है कि अगर एंड लिखा हुआ है और ये नहीं पता कि पहला कब, तो हमने कहा जी ऑर्डिनरी। ओके, इसका मतलब है 1 to इंफिनिटी। क्या पी है? 10,000। आर पी कितना है? 8% कंपाउंडेड क्वार्टर। लेकिन हमें तो ये आर एन था, पीरियोडिक निकालना है, आर पी बनाया तो 8 डिवाइडेड बाय 4, 2% पर क्वार्टर। ठीक है, ये वही काम कर रहे हैं, बल्कि एक आसान हो गया। यहाँ एन नहीं कैलकुलेट करना, एन तो काउंट ही नहीं कर सकते क्योंकि तो क़यामत तक चलेगा, एन नहीं है डेटा में। अब सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, स्टेप नंबर 4 जिसको हम कहते थे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पी ओवर आर पी। पी इज 10,000 ओवर आर पी इज 0.02। तो आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 0.02, सो इट इज 500,000। अगर हम 5 लाख रुपया आज बैंक में जमा करा दें तो ये बैंक क़यामत तक, परपेचुइटी तक 10,000 पर क्वार्टर हमें पे करता रहेगा। बात समझ आ गई? तो परपेचुइटी का यही कॉन्सेप्ट है कि हमने आज एक मर्तबा लमसम पैसे लगा देने हैं और रिटर्न हमें परपेचुइटी में आता चला जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है परपेचुइटी का। आज कितने पैसे लगा दें, वैसे तो आपको पता है ना, ये फार्मूला बन गया, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, तो कोई सी एक फिगर मिसिंग हो सकती है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। इससे हम यूज टू हैं, इससे आप ऑलरेडी यूज टू हैं। अच्छा जी, चलिए एक और सवाल देखते हैं। अ वेल्थी डोनर स्पॉन्सर एंड एंडोवमेंट फंड। अच्छा, एंडोवमेंट फंड हम किसको कहते हैं? जहां हम आज पैसे जमा करा दें और फिर हमेशा वहां से पैसे निकालते रहें। एक लफ्ज़ आपने उधर पीछे पढ़ा था, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड आमतौर पर हम बनाते हैं कि यार हम थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठे कर लें फुलां मसलन ऐसे सोचिए, आप में से किसी शख्स को गाड़ी परचेज करनी है, वो कहता है यार मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं हर महीने थोड़े पैसे जमा करता हूँ, अगले 3 साल में पैसे इकट्ठे करके तो गाड़ी खरीद लूँगा। तो आज बाजार जाए, गाड़ी की प्राइस पूछे और 3 साल के बाद उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस निकाले। इसका मतलब इतनी वैल्यू मुझे फ्यूचर में चाहिए होगी। फर्ज करें जो गाड़ी आपने आज देखी, खरीदनी कब है? 3 साल के बाद। फर्ज किया 3 साल के बाद आपको कितने पैसे चाहिए? 50 लाख रुपया। अब आप सोचो हर महीने कितने कितने पैसे इकट्ठे करूं कि 3 साल के बाद जाकर मेरे पास
एग्जैक्टली 50 लाख रुपए आ जाए। इस तरह की फंडिंग, इस तरह की कमेटी बनाने का नाम क्या है? सिंकिंग फंड। वैसे टेक्निकली तो इसको हम सिंकिंग फंड आमतौर पर इस तरह के कामों में भी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे फ़र्ज़ किया हमारे यहाँ मुल्क में लोड शेडिंग होती है, आप कॉलेज में एंटर होते हैं, तो आप जब जैसे ही एंटर होते हैं तो पता चलता है जी साथ ही एक जनरेटर रखा हुआ है जी। तो अगर हम पूछें कि यार ये जनरेटर कितने का है, तो शायद पता चले यार 30 लाख रुपए का जनरेटर है या 40 लाख रुपए का जनरेटर है। लेट्स अज्यूम आज जनरेटर खरीद लिया। जब आप कोई कॉलेज बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, तो शुरू में तो पैसा इंसान लगा रहा होता है ना बड़े शौक से, तो पैसा लगा दिया, 40 लाख रुपए का जनरेटर आ गया जी। अब जनरेटर ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही जनरेटर आया तो कोई एक समझदार आदमी इसकी लाइफ पूछेगा, यार ये कितने अरसे चलेगा? वो कहते जी ये 10 साल काम करेगा, 10 साल तक काम करेगा। अच्छा फिर क्या होगा? कहते सर फिर इसको बेच के आपको नया खरीदना पड़ेगा। अब हमने अंदाजा लगाया ना फोरकास्टिंग की कि 10 साल के बाद कितने का आएगा। हमने कहा जी 50 लाख का आएगा। मैंने कहा ये कितने का बिकेगा? मैंने कहा जी उस वक्त 5 लाख का बिकेगा। इसका मतलब है आज से 10 साल के बाद अचानक एक दिन मुझे 45 लाख रुपया फिर चाहिए होगा। अब अगर मेरा फाइनेंस मैनेजर अचानक आके कहे सर 45 लाख दें, जनरेटर बंद हो गया, तो जनरेटर लेकर आना है, तो पता नहीं जनरेटर लाना है कि नहीं लाना, लेकिन इसको फायर कर देना चाहिए बंदे को जो अचानक से आके आपको कह रहा है जी 45 लाख रुपए अभी दें, क्लासेस में तो लाइट इसलिए नहीं जल रही कि जनरेटर खराब हो गया है और अब उसकी लाइफ पूरी हो गई। नहीं, कारोबार ऐसे नहीं चलते। कारोबार बिजनेस कैसे चलता है? फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? जिस दिन जनरेटर खरीदा था उसी दिन से एक सिंकिंग फंड बना लेगा जिसके अंदर हर महीने एक अमाउंट हम डालते जाएंगे जो 10 साल के बाद ग्रो करके 45 लाख रुपए आ जाएगा। अब जब वो फाइनेंस मैनेजर मेरे पास आएगा ना, तो आके मुझे कहेगा सर वो जनरेटर की लाइफ पूरी हो गई है, हमने एक फंड बनाया हुआ था सर, उसके अंदर 45 लाख रुपया पड़ा है, आप काइंडली चेक को साइन कर दीजिए। अब ये हमने एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर लिया। सिंकिंग फंड में हम फ्यूचर वैल्यू पे इंटरेस्टेड होते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे होते हैं, और एंडोवमेंट फंड में हम प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं। आज कितने पैसे रख दूं, मसलन आपके जहन में एक, अल्लाह ताला नेकियां हर एक को करने की तौफीक दे, आपके जहन में कोई एक नेकी आई, कोई शख्स आपके जानने में एक बच्चा नज़र आया जिसके वालिद की खुदा ना खास्ता डेथ हो गई, और आपने देखा कि यार ये बच्चा पढ़ रहा है, वालिद की डेथ हो गई है, इनके वसाइल भी नहीं है, आपके दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, आपने कहा यार इस बच्चे को पढ़ना तो चाहिए। अब एक तरीका है इस काम को, खिदमत को करने का, कि यार आप हर महीने उस बच्चे का जो एजुकेशनल एक्सपेंस है वो बियर कर दें कुछ अरसे के लिए, ये अल्लाह खैर रख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो सकता है। अच्छा, इसमें एक रिस्क भी है, कई सारे रिस्क हैं। पता नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी की भी तो कोई गारंटी नहीं है ना, मैं कब तक हूँ कब तक नहीं हूँ, मेरे बाद इस बच्चे का क्या बनेगा। अगर मैंने एक नेकी सोची है तो फिर मुझे इसको एंड तक लेकर जाना चाहिए ना, पता नहीं क्या बनेगा इस बच्चे का, मेरे बाद क्या बनेगा। अच्छा, फिर पता नहीं मेरे फाइनेंशियल हालात चेंज ना हो जाएं, आज मुझे खुदा ने वसाइल दिए हैं, कल को पता नहीं क्या हो जाए। इस तमाम जो फियर्स है ना, फाइनेंस इनके सोल्यूशन बता रहा है। फाइनेंस कह रहा है यार आप ऐसा करें, आपके ख्याल में इस बच्चे को कितने पैसे हर महीने चाहिए? कहता जी इसको कोई 15,000 रुपये महीने का इसका एजुकेशनल एक्सपेंस है। आप कहते हैं जनाब हम आपको बता देते हैं, आप आज तो अल्लाह ने आपको वसाइल दिए ना, आज इतनी अमाउंट उठाकर एक बैंक में रख दें, ये बैंक हमेशा इसको 15,000 देता रहेगा। तो कितने पैसे रखूं, ये वाली अमाउंट हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं यहाँ पे। इसी को एंडोवमेंट फंड कह रहे हैं कि एक फंड बना दें, बस वहां से फिर पैसे चलते जाएं। A wealthy donor sponsor an endowment fund that provide hospital with 5,000 at the beginning of every month in perpetuity. What was the sponsorship amount? यानी कितने पैसे आज डालें if fund is growing at 8% compounded monthly. 8% compounded monthly. ओके, क्या फार्मूला है जी हमारे पास? एट द बिगिनिंग, पहली बात
0 टू इन्फिनिटी 5000, पहला कॉन्सेप्ट तो याद। पी कितना है 5000, आर एन कितना है 8% कंपाउंडेड मंथली। आर पी क्या हुआ 8 डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ। ठीक होगी ना बात, क्लियर है जी। 8 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ गया 0.667%। अभी परसेंट का साइन लगा हुआ है, जब फार्मूला में लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0.00667। ठीक है ना, ओके। नाउ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ perpetuity due is equal to perpetuity over rp into 1 plus rp. Okay, 5000 over 0.00667 into 1.00667. Okay, तो ये आ गया जी 5000 डिवाइडेड बाय 0.00667। ठीक हो गई बात, इंटू 1.00667। सो ₹7,54,625 अगर आज मैं जमा करवा दूं तो ये मेरा नेकी का काम, ये मेरा एंडोवमेंट फंड, ये वो वैल्यू ऑफ फंड है ना, ये मेरा एंडोवमेंट फंड परपेचुइटी में काम करेगा, हमेशा के लिए चलता चला जाएगा। क्या कह रहा हूं, हमेशा के लिए चलता चला जाएगा। ओके, चलिए जी एक और क्वेश्चन करते हैं जी। Green Splash publishes invested a lump sum amount in a fund growing at 6% compounded monthly. It plans to withdraw 2000 at the beginning of every month from the fund with the interest withdrawal in 2 years from now. Very important बात। क्या कह रहा है जी वो कह रहा है जो पहली इन्वेस्टमेंट आपने विड्रॉ करनी है ना, वो कब करनी है, फर्स्ट विड्रॉल विद 2 years फ्रॉम नाउ। डिफर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया नजर, हाँ डिफर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया नजर, वो है ना, आ गया तो बड़ा हो गया है, तो समझ के आ गया भाई, समझ के आना है अपने आप, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बड़ा करना है ना अब आपने। तो डेफर्ड 2 years फ्रॉम नाउ, डेफर्ड एन्युटी में जाकर पहले अच्छी तरह समझ लें, 2 years फ्रॉम नाउ, लेकिन काउंट क्या करने हैं, मंथ। 2 year फ्रॉम नाउ का मतलब है 24th मंथ से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या विड्रॉ करना चाहते हैं हम, 2000। क्या रेट है, एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली। तो आर एन तो ये था 6%, आर पी क्या बन गया 6 डिवाइडेड बाय 12 0.5% पर मंथ। डेफर्ड एन्युटी, डी क्या बन गया, डी से एक कम, डी इससे एक कम 23D है। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये यहां नहीं हल हो सकती, आप इस क्वेश्चन को 50 मरतबा सॉल्व करें, ये मसला यहां नहीं हल हो सकता, ये अपने रूट कॉज पे हल होगा। डेफर्ड एन्युटी पर जाइए अगर नहीं समझ आ रही तो, डेफर्ड एन्युटी के नोट्स खोलिए, डेफर्ड एन्युटी वाला लेक्चर लें, डेफर्ड एन्युटी से काम करें। बात समझ आ रही है, ओके जी जनाब अली। तो ये आ गया जी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू परपेचुइटी ओवर आर पी इंटू 1 प्लस आर पी रेज़ टू पावर माइनस डी, डेफर्ड पीरियड। P is 2000 and it is
0.005 इंटू 1.005 रेज़ टू पावर -23। एक और मैं क्वेश्चन इसके बाद आपको करवाऊंगा जिससे कॉन्सेप्ट आपका ज़रा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। देखिए जी, 2000 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 1.005 रेज़ टू पावर -23। ठीक है, 3,56,648 रुपए का फंड होगा जो ये काम कर देगा। तो देखिए, मैंने तीनों तरह की एक एक एन्युटी का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं ना, जब एन्युटी समझ ली तो परपेचुइटी में तो कुछ बचा नहीं है आपके पास। कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम है नहीं जो आपने करना हो। ठीक है ना, इसको कहना कि रुक जाए जरा 2 मिनट, इसको कहो कि रुक जाए। तो यहां आप इसको जो है एक दफा रोककर स्लाइड को एक और जाकर आप उसको करना है आपने। ठीक है ना। अब मैं एक और सवाल आपके साथ टेकअप करता हूं, ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रेट कर देगा। देखिए जरा, बस 5 मिनट का काम है। ठीक है। नोबिता इन्वेस्टेड ₹500,000 इन अ फंड दैट, अब इन्वेस्टेड इन अ फंड का मतलब है ये तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ फंड तो पहले ही गिवन है ना, एंडोवमेंट फंड। दैट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप अमाउंट्स इन परपेचुइटी, द फंड अर्न्स 12% कंपाउंडेड मंथली। व्हाट इज द मंथली स्कॉलरशिप? वो कहता है अगर हम आज 5 लाख रुपया किसी फंड में डाल दें और फंड हमें 12% कंपाउंडेड एनुअली दे रहा हो, तो बताइए हमें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी जबकि फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, यानी परपेचुइटी क्या बने 1 to infinity। तो कह रहा है जी परपेचुइटी की वैल्यू बताएं फिर कितनी बनेगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू P ओवर RP, ये वैल्यू गिवन है आपको। 500,000 इज इक्वल टू P को हमने X पुट कर दिया ओवर 12% का मतलब हो गया 1% पर मंथ, 12 डिवाइडेड बाय 12। तो ये क्या आंसर आ गया जी आपके पास? आंसर आ गया 500,000.01। तो ये आ गया जी 5,000 रुपया हर महीने मिलेगा। कब? जब आप 1 से इंफिनिटी तक पैसे लेना चाहें। 5,000 पर मंथ आपको मिल सकता है इस एंडोवमेंट फंड से, इस पैसे से। अच्छा, वो कह रहा है कि नहीं, अगर पहला रेंटल मैंने आज ही लेना है, मैं आज ही बैंक में पैसे दूं और बैंक मुझे पहला रेंटल आज ही दे दे, तो फिर मुझे कितने पैसे देगा? ओके, इसका मतलब है अब आपने प्रेजेंट वैल्यू है ये एन्युटी ड्यू की, यानी 0 to infinity, तो P ओवर RP इंटू 1 प्लस RP। 500,000 इज इक्वल टू X ओवर 0.01 इंटू 1.01। ठीक है, ओके। तो ये आ गया जी 500,000। इसको अब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया। अब पैसे थोड़े कम मिलेंगे, 4,950 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि आपका पैसा कुछ थोड़ी सी अमाउंट आपने आज ही ले ली है ना, उसका एक इफेक्ट आ गया। ये देखिए कि माइनर, अगरचे छोटा सा इफेक्ट आया, 50 रुपए का फर्क पड़ गया। क़यामत तक अब 50 रुपीज हर महीने कम मिलेंगे। जल्दी जो पैसे ले रहे हैं आप,
अच्छा, अब आपको समझ आ गई। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम लेट पैसे लें तो ये अमाउंट बढ़ जाएगी। देखिए जरा, मैंने 30 वो जो मैं कह रहा था, इसीलिए कंपैरिजन में असल में चीजें समझ आती है ना, कंट्रास्ट में। देखिए, द फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट 5 ईयर फ्रॉम नाउ। वो कहता है यार पैसे मैं आज आपको दे देता हूं, आपने 5वें साल से मुझे पैसे देने शुरू करते हैं। अब देखिए मैं यहां लिखता हूं 5 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब है 5 ईयर का मतलब हो गया मंथ गिनने ना, 60th मंथ से ऑनवर्ड कितने पैसे मिलेंगे। कौन सी एन्युटी बन गई? हाँ, परपेचुइटी कौन सी बन गई? डेफर्ड। अच्छा जी, कैसे लिखूं? 500,000 इज इक्वल टू x ओवर 0.01 इंटू 1.01 रेज टू पावर -59। एक कम ना, डी क्या होता है? एक कम। इसको सॉल्व करें। अच्छा जी, 500,000 इक्वल टू अच्छा जी, x ओवर 0.01 ब्रैकेट 1.01 ब्रैकेट क्लोज पावर -59 और फिर शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल। तो आपके पास आंसर आ गया जी 8,993.5। अमाउंट बढ़ गई ना, आपने लेट पैसे लेने शुरू किए। तो अब आपको ज़रा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जाहिर है अगर हम अपना पैसा बैंक में रखकर पैसे निकलवा नहीं रहे तो ज़रा पैसा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और अगर कुछ पैसे हम निकलवाते जा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ में फ़र्क आ रहा है। अगर आपने 1 मंथ के फ़र्क से आज पैसे रखवा दिए 5 लाख और इस महीने के आखिर से पैसे निकलवाने शुरू किए तो बैंक ने कहा जी मैं आपको 5,000 दूंगा। कब तक? परपेचुइटी तक। और अगर आपने कहा नहीं 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 भाई, ये जो मैंने 5 लाख रुपया रखवाया ना, अभी मुझे पैसे दो इसमें से, तो उसने कहा जी ठीक है। उसने कैलकुलेशन करके देखी, उसने कहा जी फिर 4,950 रुपीज़ हम आपको दे सकते हैं। ओके डन। आपने कहा नहीं भाई, ये 5 लाख मेरा रखें, 5 साल तक मुझे पैसे नहीं चाहिए, 5वें साल से ऑनवर्ड मुझे हर महीने पैसे चाहिए। उसने कहा जी बिल्कुल, 8,993 रुपीज़ हम आपको दे देंगे। सारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो इसी को कहते हैं ना। जितनी देर आप पैसा बैंक को यूज करने देंगे, बैंक उतने ही पैसे आपको ज्यादा देगा ना। सो परपेचुइटी एक बड़ी मजेदार किस्म की स्कीम है। इसी से बहुत सारे बैंक, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक वो मुख्तलिफ स्कीम्स बनाते हैं ना कि अच्छा जी आप ऐसे करें तो ऐसे होगा। या इंश्योरेंस वाले आके, मतलब कोई शख्स आपके पास आता है, आपको बड़ा ये जब तक आपको नया नया फाइनेंस बड़ा अट्रैक्शन लगेगी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप हर महीने मुझे एक अमाउंट देते जाएं। लेट्स अज्यूम आप मुझे 10,000 पर मंथ दे रहे हैं, 5 ईयर तक मुझे देते जाइए, फिर आइंदा सारी ज़िंदगी 10,000 मुझसे लेते जाएं। अब एकदम से आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, आपको तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, मुझे नुकसान नहीं होगा, मुझे फ़ायदा होगा। फाइनेंस हमें यही सिखा। तो परपेचुइटी हमारे बहुत सारे काम करती है, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। अच्छा ये यहाँ से ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। इस तरह की बहुत सारी अलाइड चीज़ें हमें यहाँ नज़र आएंगी। तो जी काफ़ी सारा काम हमारा हो गया। 1-2 चीज़ें हैं ऐड ऑन अभी हमने करना है इसके अंदर। एक एनपीवी रहता है हमारा, एक आईआरआर रहता है। तो एक पहले लेवल पर हमारा फाइनेंस जो है ना वो कंप्लीट होगा। ऐसे चलते चलते अभी 4-5 लेक्चर और लग जाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। फिर फाइनेंस को हम दोबारा रिवीजन में लाके इसको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। अभी तो आप मेरे साथ आपने ऑर्डिनरी एनविटी का टेस्ट दिया है, इस वीक में आप एनविटी ड्यू का टेस्ट देंगे, ठीक है ना। बल्कि ड्यू एंड डेफर्ड दोनों का टेस्ट देंगे। मैं दोनों के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों का आप टेस्ट देंगे तो एनविटी हमारी तैयार हो जाएगी। फिर इस तरह ग्रेजुअली हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो हमें पता चला जी परपेचुइटी होती क्या है। परपेचुइटी किसको कहते हैं? एक सीरीज ऑफ
पेमेंट को उसी तरह इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम नहीं है। परपेचुइटी के आगाज का तो हमें पता है कब शुरू होगी, ये नहीं पता ख़त्म कब होगी, बल्कि ख़त्म होगी नहीं। कहाँ तक चलेगी? परपेचुइटी तक चलेगी, मीन्स हमेशा चलेगी, फॉरएवर चलेगी। क्लियर हो गई ना बात? तो इंशाल्लाह जी यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक के एरिया को आप सबसे पहले एक मरतबा देखिए। ओके जी, थैंक यू।